books, etc., etc. And today we are here by the grace of God and by the spirits of the educationists. We are here together once again. We are very delighted, ladies and gentlemen. And this meet shall begin very soon. And I wish you good luck. And it's a proud day for all of us to, we are looking forward to having our Honorable Governor Sir here. And very soon we will begin this. And जब तक मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ मोड पर कर दें और कुछ ही पलों में हम ये इवेंट की शुरुआत करें। धन्यवाद।
नमस्कार जी। सर बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। My distinct honor to welcome Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji, Adar Abhinandan Pranam Abhar. Honorable Governor Shri Kalraj Mishra ji, Chairmen, Presidents, Vice Chancellors and stalwarts of universities, on behalf of Jaipur National University, I extend a hearty welcome to all of you. And I thank you for your graceful and honorable presence at this West Zone Vice Chancellors meet, with the aim of transforming India into a knowledgeable hub and an Atmanirbhar Bharat. Ladies and gentlemen, तो आइए अपने देश के राष्ट्रगान के साथ इस inaugural session की शुरुआत करते हैं. I request all of you to kindly rise at your seats as the national anthem is being played.
Please be seated. अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी से निवेदन करती हूँ कि वो संविधान की उद्देशिका का वाचन करें। आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि अपने यथास्थान पर खड़े होकर दोहराएं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी व तद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you, Governor sir. Thank you, dignitaries. जैसे कि हमारे देश की परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य को शुरुआत करने से पहले हमेशा ईश्वर के नाम के साथ किया जाता है। Ladies and gentlemen, it is time to light the auspicious lamp, and I request Honorable Governor sir, Shri Kalraj Mishra, and all the dignitaries to kindly join the virtual lighting of the lamp. आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। We really hope the lamp brings us immense prosperity, knowledge,
and positivity in our lives. Ladies and gentlemen, we begin the proceedings of the inaugural session now. Professor H.N. Verma, Vice Chancellor, Jaipur National University, is a distinguished scientist and the state president of the National Sciences. His intelligence and confidence has always impressed and influenced us. On this note of respect, it is my proud pleasure to invite you, sir, for an address. Sir. Esteemed Honorable Governor श्री कलराज मिश्रा जी, बहुत बहुत प्रणाम सर आपको, बहुत बहुत आभार आपका सर. डॉक्टर तेज प्रताप, प्रेसिडेंट AIU, डॉक्टर मिसेस पंकज मित्तल, सेक्रेटरी जनरल AIU, वाइस प्रेसिडेंट AIU कर्नल डॉक्टर थिरुसागमम, डॉक्टर हरिहरन, एडवाइजर AICT, प्रोफेसर आमिया कुमार रथ, एडवाइजर NAC, chairperson of the great multidisciplinary university, Dr. Sandeep Bakshi, esteemed educationists and vice chancellors, representatives of apex bodies, ladies and gentlemen. A very good morning and a very warm welcome to all. मैं अपने गवर्नर साहब का खास तौर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा. जब हम लोग आपसे मिलने गए तो सर ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी कि वो इस जोनल AIU मीट का इनॉग्रेशन करेंगे. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. The Association of Indian Universities, AIU, is an apex body of higher education in the country. It has organized the 2-day West Zone Vice Chancellors meet, and the privilege of hosting this meet is with us, that is Jaipur National University. We are grateful to the AIU for accepting our request. We are greatly honored that the meet is being inaugurated by Honorable Governor Shri Kalraj Mishra ji. Besides inauguration, he will be releasing a special issue of University News, a weekly journal brought out by the Association of Indian Universities. Sir, we are extremely grateful to you for your blessings. The meet will be presided over by Professor Tej Prakash, President, and Professor Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities. Sir, we are honored and delighted that the AIU West Zone VC's meet is being hosted in this prestigious university, which is also a seat of excellence of technical and professional learning. JNU is the first self-financed multidisciplinary university in Rajasthan, having medical college and multi-specialty hospital. Sir, we are running around 114 programs through 16 schools. And these programs are, sir, engineering, management, pharmacy, life sciences, humanities, law, agriculture, mass media and journalism, hotel management, nursing, allied health sciences, physiotherapy, education, and medical. In medical, sir, we have started PG program also. We have recently started community radio center also. We have, sir, students all across India and abroad. During COVID, we continued our online education. Our sessions are running as per normal schedule. Our research programs
in different schools are related to societal relevance, sir. There is an incubation center for scaling up of startups by young researchers, which is being mentored by industry experts. The topic of the meet, which you all very well know now, is very important. The link between employability, entrepreneurship, and education is specifically very valid for modern India, as youth accounts for 1/3 of India's population. We are delighted that many eminent personalities, including a large number of think tanks, would be addressing the meet. We are proud to have you all here at this meet. A unique distinction of having such a large number of distinguished speakers for a vibrant and intense exchange of views, knowledge, and experience. The distinguished panelists will be sharing their valuable experiences and ideas in the two-day event in 3 technical sessions, which have been very well designed. That is teacher education, skilling, upskilling, and reskilling India, revamping professional education. As you all know, the goal of the new Education Policy 2020 is to help Indian higher education system to reach out to one and all who aspire to seek higher education and contribute to the country by producing highly educated, skilled, and mature intellectuals with a strong moral character. Issues related to teacher education, vocational education, and professional education, which are cornerstones in higher education, will be discussed threadbare in this meet. The Indian higher education system is facing an unprecedented transformation in the coming decade. The government, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Modi ji, plans are in place to transform the sector over the next few years. The new education policy will give direction to every aspect of higher education, which is being reorganized and remodeled. Once these reforms are implemented, the breadth and depth of the change will be transformational. This West Zone Vice Chancellors meet has been organized to identify the challenges and the solutions so that we can step ahead towards bright future and Indian higher education. This meet has stupendous significance, and almost all the Vice Chancellors from the West Zone will participate in the deliberations. I am sure from the galaxy of intellectuals, meaningful dialogues and deliberations will be achieved in the meet. The world is now looking at India, but unfortunately, a lot needs to be done in the education system and much improvement from the present condition. Before I end, I would like to convey my heartfelt appreciation to all the participants who, by their very presence, have demonstrated their commitment to the cause. I am particularly grateful to our Chancellor, our Governor Mishra-ji, for gracing this occasion and for giving his blessings to this conference. Ladies and gentlemen, I once again welcome you to this inaugural function of the conference. Thank you. Dhanyavad. Jai Hind. Thank you, sir. बहुत धन्यवाद आपका. Dr. Mrs. Pankaj Mittal, Secretary General of the Association of Indian University. Indian Universities is the second woman secretary in the span of 95 years. She has been surviving and serving at senior positions at the University Grand Commission of India. It's my proud privilege, madam, to invite you today
for an introductory and welcome address. Ma'am. Thank you. Thank you very much. Namaskar and pranam to all of you. Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji, President of Association University, Dr. Tej Pratap ji, Vice President of AIU, Dr. Thiru Vasagam ji, the members of the Governing Council of AIU, the Chancellor of the host university, that is Jaipur National University, Dr. Sandeep Bakshi ji, the Vice Chancellor of the host university, Dr. H.N. Verma ji, the Vice Chancellors of the West Zone who are present here. I'm able to see many Vice Chancellor. Dr. Ratan Lal Gozara is there, Dr. Rajni Gupta is there, Dr. Amulya Narayan ji is there, Virendra Singh Chauhan ji is there. So many Vice Chancellors of West Zone are there. The coordinator of the conference, Suren Shukla ji, my colleagues at AIU, ladies and gentlemen, a very warm welcome to all of you to the AIU West Zone Conference. As you all know that the National Policy of Education came in sort of July last year, and last year many webinars were held to create awareness about the National Education Policy. And then the issue now comes is of the implementation of the policy, that how to implement the policy. And we all know that the policy is a very good, forward-looking, innovative, student-centric policy and a democratic policy, because something like 2.5 lakh people were consulted while making this policy. But the true essence of the policy lies in the implementation of the policy. The policy has the potential of making India as a Vishwa Guru, but only if it is implemented in letter and spirit. Therefore, we thought that AIU, who holds the 5 zonal and 1 national conference every year, the theme of the national conference should be the implementation strategy for the National Education Policy 2020. And as a run-up to that theme, we should be having 5 zonal conferences, that is East, West, Central, North and South zone, on the various sub-themes of the implementation of National Education Policy. Therefore, we held the first East Zone first conference, which was East Zone National Conference, that was on equity and access. Today, we are holding it on reimagining teacher education, vocational education, and professional education. We will be holding 3 more. Central will be on promoting quality research and internationalization. The North Zone Conference will be on holistic and multidisciplinary education. And the South Zone Conference will be on governance, reforms, and financing. So that the recommendations of all the conference go to an implementation strategy document, which AIU is presently preparing. And the input from all the conferences, the deliberations, the recommendations will all go into the implementation strategy document, which will be a well-researched, well-consulted document, which will be presented to the Government of India. Now, because of this COVID, I mean, normally the AIU conferences are big shows which are held virtual in face-to-face mode, but because of COVID, we have to hold all these conferences in the virtual mode. Sorry for that we are not able to see you face-to-face, but hopefully next year all the conferences will be face-to-face. And this year also the national conference, which is proposed in the Ahmedabad in the Babasaheb Ambedkar Open University, that we are hoping that we are able to do it face-to-face. The Vice Chancellor of the university is here, and we are hoping, very fingers crossed, that we should be able to hold it face-to-face. Now, the AIU has been doing a lot of activities. I mean, you all know that AIU is a association of something like 822 universities, which includes 16 international universities. And AIU has been doing a lot to give service to the universities. And during this COVID time, when the universities and colleges were closed, we tried our best that we should help the universities in whatever possible way we can. So the type of activities we engaged with were like we held workshops for training the faculty, online workshop for training the faculty on how to teach online, because many of our faculty members didn't know how to teach online. We held the workshop for placement officers, that how to do online placements, how to do online internships. We also digitized our university news. It is a very popular university news. So we digitized it and even redesigned it. An e-copy was sent to all the university vice chancellors. The scholarly articles from eminent authors were also released every week on the AIU website, and it eventually formed a book called Reimagining Indian Universities, which is
under publication, and maybe by 10-15 days it will be out. And then even to train the teachers to use various platforms, like right now you are using WebEx, but various platforms like whether it is Zoom or TCS Ion or maybe Microsoft Teams, how to use various platforms for teaching the students. So online workshops were held for that. We held roundtable of vice chancellors on the concept of eligible enrollment ratio, on the philanthropy in higher education, on emergence of STEM education, and also how to guide the universities to improve their ranking, world university rankings. On that we worked. We worked on safe campuses, on community education. We also had a course on community education. So like this, many things were done during the COVID time to help our universities. And also during this time, when most of the universities were closed, AIU was working very actively to bring out many research publications. So we brought out a India higher education profile. We brought out a book on reimagining Indian universities, and a very good book that was a toolkit on COVID-19, that a COVID-19 response toolkit, that how to reopen the universities after COVID. Now that has come, and the government will be issuing the regulations or the notification soon for reopening of the higher education institutions. But a step-by-step guide on how to reopen the institutions after the COVID, that has been given in this toolkit. Along with, there is another book which is giving the best practices adopted by the universities during the COVID. So all those things have been done, and then you all would be very happy to know that we also held the first Khelo India University Games. So first Khelo India University Games were held in KIIT University, Orissa, and the Honorable Prime Minister of India inaugurated the games, and they were very, I mean, that was a great achievement for AIU. And also to take care of students, I mean, especially the cultural activities were stopped during this time. So for the students, we held a online cultural program sort of called Kuch Artistic Corona. From Corona, we took Corona, so Kuch Artistic Corona, and there was a huge response, something like 600 universities participated, and we got more than 2,500 entries, video entries for this particular program. Similarly, equivalence of degrees we have made totally on. Actually, the whole AIU is getting computerized. Right from seniority list, all the vice chancellors sitting here, you have to fill their seniority list, but that will be on the portal of AIU. You cannot be sending the emails, you cannot be sending the papers, it has to be filled online. So please log in and fill your seniority list. All the equivalent certificates are now available online. You can download the equivalent certificate. That was a big issue in AIU, that the equivalence of foreign degrees with Indian degrees, which is a very important mandate given to AIU by the government of India. There used to be long delays in that, but now it is all automatic, and you apply online and you get the certificate online. Similarly, we have made AIU admission portal, AIU seniority list, payment gateway is there, AIU equivalence portal is there. So very soon, each and every activity of AIU would be computerized. Now, coming to the theme of today's conference, we are today talking about reimagining teacher education, vocational education, and professional education. And for all the three themes, we have very eminent speakers and chairpersons who are actually the masters in that particular area. And as you all know, that the policy is talking about revamping, say, teacher education by having it as a 4-year BEd program for preparing the teachers. The policy says that all the BEd colleges should be multidisciplinary. I mean, there shouldn't be a single faculty college. So BEd should be run in the universities rather than having a standalone BEd colleges. And the 4-year BEd is going to be a new normal. And they are also talking about the network of schools, so that the training of teachers who are the would-be teachers, who are very important for the Indian higher education system, and the students who are coming out of the school, they become the feeder for the higher education system. So it is very important that the school education is taken care of. So teacher education will be totally revamped in this new education policy, but how it will be done will be told by our panelists and the chairpersons today. Similarly, for vocational education, the policy does recognize that only 5% of Indian workforce gets formal vocational education, as compared to 52% in USA, 75% in Germany, and 96% in South Korea. So the difference is huge, 5% in India and 96% in South Korea and 75% in Germany. So a lot of emphasis has been laid on the vocational education, and it is being connected with the Lok Vidya over the next decade. And how to do it, how various methodologies will be
taken care of none other than the Secretary, Ministry of Skill Development, is coming to us as a chairperson in the session on vocational education, and the eminent vice chancellors of the vocational universities or skill universities, they will be speaking to you and they will be presenting their views. Similarly, the last topic of today's conference is professional education, and the policy does talk about rather not having standalone professional education institutions. It says there should be multidisciplinary universities by 2030, and it also recognizes small issues like, say, for example, agricultural universities. It says that the number of agricultural universities, if you say it is about 9%, but the total enrollment is less than 1%. So how to make them big, how to increase the size of the agricultural universities. Similarly, how to make the legal education competitive globally. And health education, a very important recommendation is that have an integrative health education system. Like they say, one India and one health education system. Allopathy, Ayurveda, homeopathy, all will be combined into having a one national health system in India. So how to have an integrated health education, that is there. Similarly for technical education, they are talking about the new emerging technologies, how to teach the students. So again, we have a very eminent panel which will be talking to you tomorrow, and we have panelists from technical education, from legal education, from medical education, and from agriculture education on the panel, so that you know what all is happening and what all can be done to implement the new education policy. So the motto is to implement the national education policy in letter and spirit, and to work out a implementation strategy, giving a step-by-step procedure on how to implement and what are the action points on the part of various stakeholders, that is the governments, the universities, the teachers, the vice chancellors, the colleges. So each and everything very clearly will be indicated in the implementation document, which is being brought out by the AIU. So in the end, I would like to thank the host university, that is Jaipur National University, for holding this conference. And I would also profusely like to thank Shri Kalraj Mishra ji, the Honorable Governor of Rajasthan, for agreeing to come here, and also for reading the preamble and the fundamental duties, because everybody knows about the fundamental rights, nobody talks about the fundamental duties. So sir, when you came to AIU conference, you spoke about, and that was a physical conference face to face, and there you did recite the preamble as well as the fundamental duties, which was very much appreciated by the vice chancellors. So this time also you have done that. So this is now a new normal, and it will remind our youth that what are our fundamental duties and what is the preamble. So thank you, sir. Thank you for coming. Thanks once again, and thanks to all the vice chancellors and the members of the GC and the president and vice president of AIU to be present. Thank you. Thank you very much, madam. Jaipur National University and JNU Institute of Medical Sciences and Research Center, including the JNU Hospital, is the artisan of weaving impeccable services to the society. Growing in myriad ways with a new age dichotomy, they hold the service lantern to the society. Under the leadership of Chancellor Dr. Sandeep Bakshi. Ladies and gentlemen, it is my honor to invite today Dr. Sandeep Bakshi, Chancellor Jaipur National University, for an address. Thank you. Honorable Kalraj Mishra जी, आपका स्नेह, आपकी गाइडेंस हमें हरदम मिलती रही है जेएनयू में, और इसी वजह से जब पिछली बार मैं आपसे मिला था, आपने कहा था कि राजस्थान में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको और आगे लेके चलना है और नई चीजें लेकर आनी है। उसी संदर्भ में आज एआईयू ने हमें मौका दिया है कि इस पैंडेमिक पीरियड में जो एआईयू की सोच थी कि हम सब मिलेंगे, लेकिन हम मिलेंगे वर्चुअल मीट के थ्रू, तो एक नया काया जो उन्होंने सेटअप किया है एआईयू ने, उसमें हमने जेएनयू ने और राजस्थान में कोशिश की है कि हम इस इवेंट को एक इवेंट सक्सेसफुल और लैंडमार्क इवेंट बना सके। I also wish to thank the members of the AIU who during the pandemic, like I heard Madam Mittal speaking about कुछ नया करना है and other events, has done wonderfully
for the universities. Not only this, I would also express my gratitude to the President, Dr. Tej Prakash, who has been a mentor for the AIU. And this should become a platform for the voice of the universities to be put across for the reforms and the betterment of higher education in the country. India, as you all know, has been the seat of education in the world. If I name Takshila and Nalanda, who have brought fame and name to the country, and people from all over the world have known this place of education as a temple of education. Because the Indian education has not only provided mere education, but also has given a value-based education. The respect to teachers, the respect to parents, the kind of moral value involvement along with education has taken India a very long way. The National Education Policy 2020 is a great achievement of the HRD Ministry and will play a significant role and will be a game changer for the coming century. It has laid emphasis on skill development, on vocational training. It has also based its importance on the requirement of the industry. And going through the 2020 policy, it is very evident the way the need of the industry has been incorporated in this policy. And I don't think it will be out of place to mention here, sir, and all the vice chancellors, that JNU took up a lead in the vocational training. And today, whether the central plan or the state plan, we are training more than 1,700 students per 6 months for various courses, because we realize the need of the vocational training in the universities. The industry today is laying great importance on artificial intelligence, robotic business analysis, machine learning, and the National Education Policy also has incorporated this in its policy. So it's time for us, for all the universities across the country, and AIU is the right platform where we need to go ahead with these policies to make the students who are passing out from these various institutions, these great institutions, to become practically the best in the world. Because along with the technical knowledge, if the vocational art is there, they will excel over others that are there. The future education needs to be aligned with the fast changing requirement of the industry. And this has been further accelerated by the COVID-19 pandemic. Our objective is the requirement of the industry, and we also have to ensure that we make India Atmanirbhar. And we can do this if the basic education, if the basic policies that are being followed across the universities are uniform, and they have what AIU has taken up, the vocational aspect, the technical aspect with it, along with the teaching. The time has given us a new learning, and it's certainly that there is a change at every corner. To share with you on this platform, with the medical college, the Jaipur National University started the first center in the private sector for the real-time PCR evaluation. And after that, taking care of the COVID patients. So the COVID has taught us a lot, that with every change, we have to bring about changes in our system. And today, like ma'am mentioned, that we have gone more on the artificial intelligence during this period, and the university is undergoing reforms for even digitalizing the other parts, other functionings of the university. The time also has taught us that adaptability to the new systems, and with that also training the people who are teaching them, the faculty members their skills have to be upgraded also.
the skill development is not only at the level of the student, but is also required at the level of the teachers. Unless the teachers are trained for this new modification that has come in, the new change that has come in, our old goal will not be successful. We will not achieve what we look here for. In the end, I would like to thank all the members who are chairing the various events. Also, the AIU, which has taken such a big lead. And today, like I came to know that more than 600 universities are connected on this platform. The flawless work that has been conducted by the teams at both ends, and the kind of time that the Honorable Governor has given, I thank you all. I wish you all the best. And I would also request the IU that at any given time, wherever we are required to host or to take initiative, we are always there for you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much, sir. Dr. Tej Pratap, President, AIU and Vice Chancellor, J.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar. The charisma of this passionate educator is certainly undeniable. Dr. Tej Prakash Ji is a veteran Vice Chancellor of Hilly Areas Farm University in Himachal and Jammu and Kashmir, now in Uttarakhand. Having an international and national expertise, ladies and gentlemen, I'm delighted to invite Dr. Tej Pratap, President, AIU and Vice Chancellor, J.B. Pant University, for a presidential address. Sir. धन्यवाद सुरेंद्र शुक्ला जी। मैं आशा रखता हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। आदरणीय राज्यपाल महोदय कालराज मिश्र जी, आपको मेरा प्रणाम। विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर संदीप बख्शी जी, वाइस चांसलर एच.एन. वर्मा जी, मेरी कुलीग डॉक्टर पंकज मित्तल, वाइस प्रेसिडेंट थिरुवासागम जी, और आप सभी वाइस चांसलर्स, कुलपति विश्वविद्यालयों के, अगर मैं ये कहूं कि पश्चिम छोर के विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालय महासंघ की ओर से प्रणाम, और आप सबका स्वागत करना चाहूंगा इस वेस्टर्न जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस में। बहुत सी बातें पंकज मित्तल ने आपको पहले बता दी हैं कि हमने इस वर्ष ये क्यों सोचा कि हम इस तरह से ये सब कुछ रखें। राज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि ये विश्वविद्यालय महासंघ में कहूँगा, इसका एक अहम रोल है भारत की हायर एजुकेशन के बारे में आगे ले जाने के लिए। अब हम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उसको व्याख्यान दिया गया है। इस वक्त एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का इस महासंघ का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि जो राष्ट्र ने एक राष्ट्रीय नीति बनाई है, राष्ट्रीय नीति भी हमेशा हमें इसलिए भी याद रहेगी कि कोविड-19 कोरोना के पीरियड में इसमें जन्म लिया अगस्त में, और तब से लेकर एक चर्चा चली है कि अब विश्वविद्यालय में इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और हम सब कुलपतियों की जिम्मेदारी है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें सोची गई हैं उनको अब नई राष्ट्रीय नीति की इम्प्लीमेंटेशन में कैसे लाया जाए। मोटी सी बातें कहना चाहूंगा। राष्ट्रीय नीति ये अनुभव करती है, उसने ये बताया है कि हमारे देश में विश्वविद्यालय तो बढ़ते जा रहे हैं और सब्जेक्ट बेस्ड विश्व के हिसाब से भी निकल रहे हैं, कुछ जनरल यूनिवर्सिटीज, कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज। लेकिन हमारी एक मुश्किल है कि नंबर में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो गुणवत्ता है उस पर हमें खुद आज शक हो रहा है, और एक और हम उसमें अपने आप को कमजोर पाते हैं, तो दूसरी साइड हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को अपनी गुणवत्ता बढ़ा के एक इंटरनेशनल स्टेज पर राष्ट्र को आगे ले जाना चाहते हैं। शिक्षा का स्तर उसके लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामने लाया है वो है वोकेशनल एजुकेशन का, कि इसको हमने आज तक उस नजर से नहीं देखा जैसे दूसरे देशों ने देखा है। इसका परिणाम यह है कि हमारे पास बहुत कम लोग वोकेशनल एजुकेशन में जाते हैं। हम इसको ये सोच के चलते हैं कि ये निकम्मे बच्चों के लिए होता है,
जो अच्छे बच्चे हैं वो डिग्रियां और पीएचडीज करते हैं, जो निकम्मे हैं वो 10-12 साल में वो निकलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये एक चैलेंज दिया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम एजुकेशन में कैसा लाया जाए, लिंक किया जाए, और वो रास्ता भी उन्होंने बताया। लेकिन हम सब कुलपतियों को अब अभी ये जिम्मेवारी है कि वो वोकेशनल एजुकेशन के अलग अलग से जो आयाम हैं उनको कैसे अंदर लाया जाए, और अपनी जो सिस्टम है मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशन का, उसमें इसको कैसे समन्वय बिठाना है। आप सब शिक्षाविद हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है ये आपको पढ़ाने के लिए नहीं है। इसमें हमने अच्छे लोग जो वक्ता बुलाए हैं वो सिर्फ वो शुरुआत करेंगे, उस मुद्दे की बात करेंगे। आप लोगों को वो मुद्दे फिर डिस्कस करने, और 2 दिन के बाद जो निकलेगा ये सारा जो हमारी जोनल मीटिंग्स हो रही हैं, उसके बाद जब हम अहमदाबाद में मिलेंगे तो वहां पर फिर से एक बार चर्चा होगी। तो जो कुल मिलाकर मिलेगा, हमारा दायित्व है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा हम सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों की ओर से, वो शायद इस नीति को क्रियान्वित करने में मदद करे। यही हमारा उद्देश्य है। आज की मीटिंग के बारे में 2 बातें कहना चाहूंगा जरूर। सभी वाइस चांसलर्स के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुद्दा होगा कि री इमेजिन टीचर्स एजुकेशन। पहले तो ये बात है कि क्या आज तक हमने ये सोचा, कि मैं विश्वविद्यालयों की बात करूंगा, कि क्या टीचरों को भी पढ़ाने की जरूरत होती है? शायद क्योंकि हमने ये सोचा नहीं, इसीलिए हम इसमें कमजोर रहे। हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी के टीचर्स को किस तरह की एजुकेशन की जरूरत इस नए परिप्रेक्ष्य में चाहिए होगी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है। मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ के जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अलग अलग विश्वविद्यालयों में, जैसे पंतनगर को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिए पहला विश्वविद्यालय चुना गया है आईसीआर द्वारा, जहां देश का पहला नेशनल टीचर्स स्कूल जो कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर जो है वो चलेगा। अब उसमें विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये आप लोगों के लिए वो है कि वो कौन सी बातें हैं जो नए जमाने में 2020 से 2050 के बीच में टीचर्स को अपने जो विषय हैं उसके अलग जाननी है, उसका डिलीवरी सिस्टम, रिसर्च सिस्टम, अपनी संस्कृति, कहना बहुत आसान है, लेकिन इन सब चीजों को कैसे उसमें लाया जाए। टीचर्स एजुकेशन का जो शेप होना चाहिए ये कुलपतियों के सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। वोकेशनल एजुकेशन की बात की कि इसमें खामी एक ही है कि हमने इसको वो इज्जत नहीं दी जो मिलनी चाहिए, तो इसको इज्जत देने के लिए और इसको मेन स्ट्रीम करने के लिए, और सबसे एक अहम मुद्दा ये भी है कि हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है उसको बढ़ाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन को कैसे उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए, ये एक विशेष विषय रहेगा। प्रोफेशनल एजुकेशन में आज के दिन में हमारा ये मानना है कि चाहे वो कृषि हो, चाहे लॉ है या मेडिकल है, ये है आमतौर पर ये धारणा बन गई है कि इसमें जो कुछ हम पढ़ाते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में तो अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन वहां पर जो शिक्षा दी जाती है वो एक नैरो लाइन पे चली गई है, डीप बट नैरो। तो वहां से जो विद्यार्थी निकलते हैं, चाहे वो मेडिकल का या कृषि का है, उनमें एक खास किस्म की कमी राष्ट्र महसूस कर रहा है। तो उनके जो बच्चे जब निकलते हैं तो उनमें वो जो अपने देश के प्रति गौरव होना चाहिए या याद दिलाना बड़ा जरूरी है। ये है वो प्रोफेशनल एजुकेशन जो मैं लिंक करना चाहूंगा। राज्यपाल महोदय ने जो संविधान के बारे में इतने कर्तव्य और हमारे अधिकार के बारे में बताया, ये मिसिंग लिंक है सर इसमें, और आपने खूब बताया उस चीज को कैसे शिक्षा में लाया जाए। ये एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे साथियों के ऊपर है। मैं इससे बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहूंगा कि आपका विषय है, आपने बात करनी है। मैं आपको मिलूंगा लास्ट की जब मीटिंग हमारी अहमदाबाद में होगी, हम इन मुद्दों पर जो आपने चर्चा करके निकाले होंगे इनमें आगे बात करेंगे, और फिर वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कैसे आगे इम्प्लीमेंट किया जाए अब वो हम शिक्षा मंत्रालय में भी देंगे। बाकी हम सब लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में डॉक्यूमेंट काम आएगा।
मेरी अंत में ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको आप एक नॉर्मल कॉन्फ्रेंस ना माने, लाइटली ना लें। जो कुछ भी आप कहेंगे वो बहुत महत्व रखेगा। अगर हम सीरियस होके डिस्कस करते हैं तो सीरियस डिस्कशन से जो मुद्दे निकलेंगे ना जाने कौन सी आपकी बात किस विश्वविद्यालय के लिए काम आएगी। इसलिए ये 2 दिन आपके बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में आने चाहिए, और जो निकलेगा वो हम सब के लिए, जो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करें, सबके लिए बहुत लाभदायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद करता हूं गवर्नर महोदय का और आप सबका जो आज ऑनलाइन लिंक है इस मीटिंग के लिए। शुक्रिया। थैंक यू। Thank you very much, sir. Thank you very much for telling us a sense of purpose. जो sense of purpose आपने बताया, उसी को जापानीज कल्चर में इकिगाई कहते हैं। बिल्कुल सही। हमें अपनी इकिगाई को we need to look our ikigai after the pandemic and the lockdown, whether it be vocational education or professional education. On this note of searching the purpose and ikigai, I feel delighted to request Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra sir, to kindly release the university news magazine special issue of AIU, and dignitaries, you are requested to please connect to this release. Thank you. Very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Our chief guest, Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra ji, a veteran leader with a rich political history, a philanthropist, and an amazing human being, a leader loved by masses. He is our Honorable Governor of Rajasthan, Shri Kalraj Mishra. Sir, I honor and salute you, sir, as I invite you today for an inaugural address as the chief guest of the West Zone Vice Chancellors Meet 2020-2021. Sir. एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित वेस्ट जोन वाइस चांसलर्स मीट में उपस्थित एआईयू के अध्यक्ष डॉक्टर तेज प्रताप जी, महासचिव डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी एवं अन्य पदाधिकारीगण, कुलपतिगण और सभी शिक्षाविदों तथा मीट के मेजबान जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर श्री संदीप बख्शी जी, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह सुखद है कि पश्चिम क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्रियान्वयन रणनीति के संदर्भ में आयोजित शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विषयक महत्वपूर्ण मीट में संवाद करने हम ऑनलाइन यहाँ एकत्र हुए हैं। मैं ये जानता हूँ कि 19 से 25 में स्थापित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। देश की उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने और उच्च शिक्षा के विकास हेतु निर्णय लेने वाली समितियों और आयोगों का एक अभिन्न अंग होने के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि निकाय के रूप में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आज की यह बैठक इसलिए भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि इसमें देश की नई शिक्षा नीति के आलोक में उच्च शिक्षा की भावी दिशा पर विमर्श करने की पहल हुई है। देश में 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की विचारधारा का पोषण करने के साथ ही देश के दीर्घकालीन विकास में शिक्षकों और विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका तय करने वाली है। मैं ये मानता हूं कि यह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की भावनाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली है। शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के साथ ही इसमें शिक्षक शिक्षा पर भी सर्वथा नवीन दृष्टिकोण है। यह सुखद है कि आज की इस मीट में स्किलिंग, अपस्किलिंग,
और रिस्किलिंग इंडिया की सोच के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में सुधार पर विमर्श हो रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है नेति नेति का महत्व है, अर्थात अंत नहीं है, वही सब सत्य नहीं है जो चल रहा है, अभी और मंजिल तय करनी है। नई शिक्षा नीति को भी इस संदर्भ में देखे जाने की जरूरत है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और विश्वविद्यालयों को तो मैं ज्ञान के अजस्र स्रोत मानता हूं। मैं मानता हूं कि विश्वविद्यालय ऐसे प्रकाश गृह हैं जिनसे पूरा समाज आलोकित होता है। यहां सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई शिक्षा नीति ज्ञान की हमारी प्राचीन परंपराओं के पोषण के साथ ही आधुनिक ज्ञान विज्ञान के नवीन मार्गों के लिए भी प्रेरित करने वाली है। मैंने इसका समग्रता से अध्ययन किया है और इस बात को गहरे से अनुभूत किया है कि नई शिक्षा नीति में विज्ञान, कला, संस्कृति के साथ भारतीय विचारधारा से जुड़े संस्कारों से संबद्ध अध्ययन की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा में विद्यार्थी की स्वयं की रुचि बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसी से उसका कालांतर में सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस दृष्टिकोण से नई शिक्षा नीति पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित है। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि न तो किसी भाषा को विद्यार्थी पर थोपा जाएगा और न ही किसी भाषा का विरोध किया जाएगा। इस नीति के सब सेक्शन 15(4) में विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषयों में पढ़ाई कराने के तरीकों की विविधता के साथ ही उच्च स्तर की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया है। इसी तरह इसमें शिक्षकों की क्षमता वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके तहत दूसरे उच्च स्तर के प्रोफेशनल्स के साथ ही शिक्षकों को भी समाज में उच्चतम स्तर से जोड़े जाने की बात है। उद्देश्य यही है कि देश की उच्च शिक्षा में विश्व स्तर पर गुणात्मक विकास हो। मैं भी ये मानता हूं कि शिक्षक का सम्मान सर्वोपरि है। महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि शिक्षक वह माली है जो समाज रूपी नर्सरी की निराई गुड़ाई कर उसे संवारता है। इसलिए शिक्षक का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। देश की भावी पीढ़ी के चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा कार्य कोई करता है तो ये शिक्षक ही करते हैं। इसलिए उन्हें सम्मान देने का अर्थ है हम अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए कार्य कर रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी क्षमता वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं ये मानता हूं कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस दौर में उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों पर दोहरी तिहरी नहीं बल्कि इससे भी अधिक जिम्मेदारियां हैं। उन्हें कक्षा में केवल पढ़ाना भर ही नहीं होता बल्कि उच्च तकनीक से जुड़े साधनों के बेहतर इस्तेमाल से अधुनातन ज्ञान विज्ञान का प्रसार भी विद्यार्थियों में करना होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के जरिए उनमें दक्षता वृद्धि पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। व्यावसायिक शिक्षा का प्रभावी क्रियान्वयन और उसके जरिए आत्मनिर्भर भारत की सोच को तभी सही मायने में साकार किया जा सकता है जब शिक्षकों के प्रशिक्षण की उत्कृष्ट व्यवस्था के साथ ही उन्हें युगानुकूल तैयार करने पर विश्वविद्यालय कार्य करे। नई शिक्षा नीति में इस सब के लिए ही विशेष जोर है। नई शिक्षा नीति में मजबूत अनुसंधान संस्कृति हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की बात कही गई है। NRF का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। पहली बार ऐसा हुआ है जब स्वतंत्र रूप से शोध संस्कृति के विकास के लिए इस तरह का प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अपने यहाँ नवीनतम शोध और अनुसंधान की ऐसी संस्कृति विकसित करें जिससे विद्यार्थी
चाहता हूं और उनसे संबद्ध महाविद्यालय शोध और ज्ञान के केंद्र बने। शिक्षण संस्थाओं की वहां की सुंदर इमारत और सुविधाओं से नहीं होनी चाहिए, बल्कि वहां की चिंतन परंपरा से होनी चाहिए। शिक्षा की सार्थ समर्थता का पैमाना भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों से ओतप्रोत मानव निर्माण ही है। शिक्षा को मैं त्रिमुखी प्रक्रिया मानता हूं। इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक का पुनीत कार्य शिक्षार्थी को पढ़ाना है और पाठ्यक्रम ही इसका माध्यम है। शिक्षा का मूल मानव के तीनों आयामों बुद्धि, मन तथा शरीर को बनाकर उसे सभ्य, सुसंस्कृत तथा विकासोन्मुख बनाना है। विश्वविद्यालय को चाहिए कि वे विश्व में निरंतर हो रहे आधुनिक शोध और ज्ञान के नए दरवाजों से विद्यार्थियों को प्रवेश करें, उसमें उसको सक्षम बनाए। इस अवसर पर मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन से जुड़ा उनका चिंतन विशेष रूप से स्मरण हो रहा है। गुरुदेव ने कभी कहा था, यदि शिक्षक स्वयं अध्ययन नहीं करता तो वह सच्ची शिक्षा नहीं दे सकता। जो दीपक स्वयं बुझ गया है वह दूसरे दीपक को क्या जलाएगा। यदि किसी शिक्षक ने अपने विषय के अध्ययन की इतनी कर ली है, जिसने अपना ज्ञानवर्धन समाप्त कर दिया है और जो पिछली बातें ही दोहराता रहता है, वह विद्यार्थियों के साथ न्याय नहीं करता है, वह उनका मस्तिष्क प्रखर नहीं बना सकता। अतः शिक्षक को आजीवन अध्ययन परायण रहना चाहिए। इस आज जब तेज से सूचनाओं का प्रसार हो रहा है और विश्व में नित्य नए ज्ञान विज्ञान के आविष्कार हो रहे हैं, ये जरूरी है कि विश्वविद्यालय के कुलपति अपने यहाँ ऐसी अध्ययन अध्यापन प्रणाली विकसित करें जिससे विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान ही नहीं मिले, बल्कि नवीनतम ज्ञान विज्ञान से भी वह अपडेट रहे। विद्यार्थी केवल रटंत विद्या से ही नहीं जुड़े, बल्कि उनके मस्तिष्क इस रूप में तैयार हो कि वे अपने आसपास के परिवेश में घटित तमाम प्रकार की जानकारियों में सहभागी होकर भविष्य में समाज के सकारात्मक बदलाव के बड़े निर्णायक बन सके। हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की गौरवमय प्राचीन परंपरा रही है। महर्षि दुर्वासा का चलता फिरता विश्वविद्यालय प्राय 10,000 शिक्षार्थियों से पूर्ण था। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अंगिरा, भारद्वाज आदि प्राचीन कुलपति थे। सांदीपनि ऋषि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु थे। उन्होंने जो शिक्षा दी वह जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा थी जिसमें मानव कल्याण सन्निहित था। मैं आप सब कुलपतिगणों का यह भी आह्वान करता हूं कि आप ऐसे विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालयों में तैयार करें जिनसे बाद में आपकी भी कालजयी पहचान बन सके। अपने यहाँ इस तरह से अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था विकसित करें जिससे शिक्षकों के उत्कृष्ट प्रशिक्षण को ही प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सके, बल्कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न संकायों में युगानुकूल व्यावसायिक और पेशेवर विद्यार्थी तैयार होकर निकल सके। नई शिक्षा नीति की मंशा को समझते हुए विश्वविद्यालय अपने यहाँ आधुनिक समय की मांग के अनुरूप ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करें जिनसे विद्यार्थियों के स्वयं का रोजगार ही सुनिश्चित ना हो सके, बल्कि वे दूसरों को भी रोजगार दे सकने में सक्षम बन सके। शिक्षा से ही किसी देश का भविष्य तैयार होता है। स्वाभाविक ही है कि इसके लिए शिक्षा में सकल घरेलू उत्पाद का बड़ा हिस्सा होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में देश की जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य इसीलिए रखा गया है कि शिक्षा के जरिए हम आत्मनिर्भर भारत की सोच को ही प्रभावी रूप में क्रियान्वित नहीं कर सके, बल्कि भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में पहचान बन सके। विश्वविद्यालय के कुलपतियों से मेरा यह भी आग्रह है कि वे अपने यहाँ वर्षों से चल रहे पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने के प्रयास करें।
यह भी देखें कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र आज की जो सैद्धांतिक ज्ञान की पुस्तकें बरसों से चली आ रही हैं, क्या अब भी उपयोगी हैं? इनके नए समय संदर्भों में उपयोगिता और नवीनतम ज्ञान के आलोक में आवश्यकताओं पर विचार करते इनके नवीनतम संशोधित संस्करणों को लागू करवाने की भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह लंबे समय से जो पाठ्यक्रम अपडेट नहीं हुए हैं, उन्हें भी नई शिक्षा नीति की मंशा के अनुरूप अपडेट करने की कार्रवाई होनी चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि शिक्षा का उद्देश्य किताबी कीड़े पैदा करना नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालयों में इस तरह की शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिससे न केवल देश के भावी अच्छे नागरिक तैयार हों, बल्कि इस तरह के विद्यार्थी निकले जो देश की समृद्धि के लिए भविष्य में काम कर सके। मैंने राजस्थान के विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिकाओं के निर्माण की पहल की है। मुझे खुशी है कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में ये वाटिकाएं बन गई हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि देश के विद्यार्थियों में हमारे लोकतंत्र, संविधान और समभाव की हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन के दौरान ही जागरूकता का प्रसार हो। मुझे प्रसन्नता है कि जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी इस मीट की मेजबान है। डॉक्टर संदीप बख्शी को इसके लिए बधाई। मैंने आपके यहाँ उम्मीद साइक्लोथॉन 2019 का आयोजन जब हुआ था तब यहाँ की सुविधाओं को देखा था। मुझे बताया गया है कि कोविड के दौर में भी मरीजों को बेहतर सुविधाएं आप द्वारा प्रदान की गई। स्वयं मेरी आपकी जो व्यक्तिगत वार्ता हुई थी, आप स्वयं यहाँ आए थे, उस वार्ता के दौरान भी आपने बताया था कि ये हमारे चिकित्सालय में जो मेडिकल कॉलेज है, उसका जो अस्पताल है, उसके अंदर आपने स्वयं कोविड-19 के मरीजों को लेकर उनकी सेवा शुश्रूषा की दृष्टि से हम लगे हुए हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इन सारी चीजों के लिए मैं आदरणीय श्री संदीप बख्शी जी को बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की इस मीट में नई शिक्षा नीति को लागू करने की रणनीति के आलोक में व्यावसायिक और पेशेवर शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित मुद्दों के साथ ही मेरे सुझाए गए विषयों पर भी आप सभी विमर्श कर देश को उच्च शिक्षा में उत्कृष्टतम बनाने का प्रयास करेंगे। आपके इस वैचारिक मंथन से नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही उच्च शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की नई राहें खुलेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने मुझे इस अवसर पर स्मरण किया और अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं डॉक्टर पंकज मित्तल जी को और डॉक्टर तेज प्रताप जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो मैंने संविधान के उद्देश्य का और मूल कर्तव्य के बारे में वाचन किया है, उसको उन्होंने बड़ा सराहा है और अनुभव किया है कि इसको विश्वविद्यालय में आना चाहिए और लोगों को जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए मैं इन लोगों को बधाई देता हूं और मैं इतनी बात कहकर आप सब लोगों को बधाई देते हुए जो इसमें भागीदार बन रहे हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए वर्ष की शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्राइसलेस और कीमती बातें हमारे जीवन को उजागर करेंगी, हमें यही उम्मीद है। And now, ladies and gentlemen, it is time for the vote of thanks, and I request Dr. Suren Shukla, Head Center of Excellence, Jaipur National University, and Nodal Officer, AIU West Zone, Vice Chancellor's Meet, for a vote of thanks. Sir. नमस्कार। मैं सबसे पहले माननीय श्री मिश्रा जी, राज्यपाल राजस्थान का धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने अति कीमती समय को हमें दिया। हमें मालूम है कितना बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातों का से अवगत कराया और अपने विचारों व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद।
We are thankful to the Association of Universities for giving opportunity to JNU for hosting Western Vice Chancellor's meet. Our gratitude to President AIU, Professor Tej Pratap Singh जी, जिन्होंने इस एसोसिएशन को काफी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उनके प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए. My special thanks to Dr. Pankaj Mittal ji, Secretary General AIU, for your valuable support and guidance for organizing this conference, and Vice Chancellors meet for deliberating various ideas for implementation of National Education Policy NEP 2020 and how it will reshape the higher education to make India a global education hub. Madam, आपके मार्गदर्शन के लिए हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं. आपने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया इस कॉन्फ्रेंस को, इस मीट को ऑर्गेनाइज करने के लिए. I appreciate your dynamic leadership and proactive approach to support the universities. We are also thankful to our distinguished speaker and vice chancellors connected with us through virtual platform. हम देख तो नहीं सकते उनको अभी फेस टू फेस, सभी लोग हमसे कनेक्टेड हैं. एक कोविड एनवायरनमेंट की देन है. We all must accept the critical need to be contemporary and be globally competitive in a highly turbulent environment termed as volatile, uncertain, complex, and ambiguous, which is generally called VUCA. Combined with ever-changing requirements to COVID-19 pandemic and Industry 4.0 and beyond. Deliberations in this Western VC 2021 are focused on the NEP. The policy is based on the recommendations of the committee chaired by former ISRO Chief Dr. K. Kasturirangan. It was after 34 years that India's education policy was being overhauled. While the last policy was announced in 1992. इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि माननीय राजपाल जी का आभार व्यक्त करता हूं and also thank AIU President, Secretary General, and the efficient secretarial staff who has been interacting with us in hosting this conference efficiently. All the Vice Chancellors present through virtual platform from this zone. I take this opportunity to extend thanks and gratitude to Chancellor and Vice Chancellor of Jaipur National University and all my colleagues and participants. Without the support of all of you, this event would have not been possible. Thank you very much. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much, sir. जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी आप सभी का धन्यवाद करता है और आपके मंगल भविष्य की कामना करता है. Ladies and gentlemen, as we come to the last segment of this program and we get ready for the national anthem, I request you to rise once again at your seat, and then after the national anthem, Honorable Governor will take an honorable exit.
Thank you very much, Honorable Governor of Rajasthan, and thank you, dignitaries. Thank you very much for being a part of this amazing and very knowledgeable inaugural meet. This is your host, Dr. Rana Zaidi, signing off from now. Stay safe, stay blessed. Namaste. What follows is an interface with officers from ethics bodies. Kindly stay tuned. Thank you.